प्रभु चरण कहाँ है आपके? चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 है ना। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई साइंस जो है इवॉल्व हुआ उसके बाद ही हमने इसको बारे में जाना या पहचाना, ऐसा नहीं है, बराबर। ठीक है ना, हमारे कल्चर के अंदर ब्रह्मास्त्र था, एटम बम, बराबर। वो रामायण महाभारत का एटम बम, ब्रह्मास्त्र, बराबर। ऐसे ही करने का उसको ध्यान, तो अचानक आ जाता था, फिर धनुष पे लगा के मारने का। ये सब है ना कोड वर्ड होते थे। ये सब क्या होता था? कोड वर्ड होता था। आज भी जो एटम बम्स होते हैं वो ऐसे नहीं कि बस बटन दबाया और फूट गया, ऐसा नहीं होगा। वो बटन दबाने के लिए भी अलग अलग कोड्स होंगे, बराबर। ठीक है ना, तब जाके वो बटन दबेगा और वो रिलीज होगा एंड ऑल दैट, है बस समझ में। तो ये सिस्टम जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कुछ नया नहीं है, बराबर। ठीक है ना, हमारे यहाँ ऋषि मुनियाँ इनके बारे में पहले से अध्ययन करते थे और उनके बारे में विस्तृत से लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ इसको कहा जाता था एटम को अणु एंड परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। एटम जो है माइन्यूट होते हैं। एटम का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग समझो, ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिवाइडेड, है ना। द पार्टिकल्स विच इज नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बराबर। ठीक है ना, और अगर साइंटिफिकली देखें तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम, बराबर। जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, कभी पेन को मैं छोटा 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 टुकड़ा करते रहूं तो एक पार्ट ऐसा आएगा जिसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकता। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्टिकल प्लास्टिक, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों सेम होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे, बराबर। ठीक है ना, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस ऐसा होता है, एटम के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, एक ही एटम्स होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक पार्टिकल होता है, तो उसे हम कहते हैं एटम। लेकिन नेचर में ये सिंगल एटम्स अवेलेबल नहीं होते, बराबर। एटम्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, तो जब हमारा एटम का ग्रुप बनता है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, आई बात समझ में। जैसे कि ग्लूकोज, बराबर। ग्लूकोज जो होता है उससे भी कॉमन में लेता हूं वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है H2O। यहाँ पे H जो है ये एक एलिमेंट है, O जो है ये एक एलिमेंट है। ये दोनों जो है कुछ रेशियोज में जुड़ते हैं, बराबर। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, तो ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम। तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है उसे हम हमेशा O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को हमेशा हम H2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, बराबर। उसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन लूँ तो हम लिखते हैं N3। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होते हैं, आई बात समझ में। तो एटम जो है इट इज अ टाइनीस्ट पार्टिकल्स, बराबर। ठीक है ना, और ये टाइनी पार्टिकल्स आपस में जुड़कर जो एक ग्रुप बनाते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो ये चैप्टर का हमारा डेफिनेशन हो जाएगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स, बराबर। ठीक है ना। तो महर्षि कन्नद जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एटम और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट पहली बार उन्होंने दिया था, बराबर। ठीक है ना, आज से हजारों साल पहले। और उनका ये कहना था कि भाई ये जितने भी हम अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो सारे जो है सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए हैं। वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम भी ऐसे ही होते हैं, सभी चीज जो है वो एटम का ही बना हुआ है। हमारा बॉडी वो भी एटम का बना हुआ है, बेंच वो भी एटम का बना हुआ है वो 3 चीजों का मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या याद रखना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रहेगा आपको, बराबर। ठीक है, हम कहते हैं कण कण में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, बराबर। साइंटिस्ट आज बोलता है यस एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर द पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। तो हमको पहले पता है, इसलिए तो हम पूजा करते हैं। तुम दूजा करते हो, मतलब दूसरे की पूजा करते हो हम पूजा करते हैं उन्हीं की, ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ गया आपको, बराबर। ठीक है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है भगवान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, बराबर। ठीक है, ये सब इंटरलिंक है, बराबर। और हमारी जितनी भी स्टोरीज है ना, हिंदू धर्म में जितनी भी स्टोरीज है वो इन सबको ना मिक्स करके बनता है, बराबर। तो हमारी स्टोरीज जो है थोड़ा सा फिलोसॉफी होता है, थोड़ा सा हिस्ट्री होता है, थोड़ा सा साइंस होता है,
थोड़ा सा साइकोलॉजी होता है, उन सबको मिक्स करके हमारी हिस्ट्री बना हुआ है, हमारे अलग अलग कहानियां बनी हुई है, रामायण महाभारत की स्टोरीज बनी हुई है। उसमें कुछ पार्ट जो है साइंस का होता है, कुछ पार्ट जो है वो हिस्ट्री का होता है, कुछ पार्ट जो है साइकोलॉजिकल होता है, इस तरह से। बोलिए समझ में आ रहा है आपको चैप्टर में क्या करना है अपने को, बराबर, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ एटम के अंदर यहाँ महर्षि कन्नद के अंदर आ गया है, ये इंडियन फिलोसोफर थे, बराबर, ठीक है ना, जिन्होंने हर एक मैटर को, यहाँ मैटर को हम कहते हैं पदार्थ, वो वाला मैटर नहीं, ऑब्जेक्ट वाला मैटर। तुम तो मैटर बहुत करते हो, वो मैटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा मैटर का मतलब होता है पदार्थ। तो हर पदार्थ यानी मैटर जो है वो एक सिंगल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अणु और परमाणु, बराबर। परमाणु मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बराबर, और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया जो एटम और मॉलिक्यूल करता है। एटम सिंगल होते हैं, एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बराबर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस गिवन आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय एंटोनी एल लेवेजर एंड जोसेफ प्रोस्ट्यूट। टू लॉज आर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों ने थोड़े रिसर्च किए अलग अलग सब्सटेंस के ऊपर, उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट पे आए, बराबर। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए, घर पे दाल चावल बनता है तो मम्मी है ना चावल की क्वांटिटी अलग लेती है। जब खिचड़ी बनता है सारी सब्जी वेजिटेबल्स डालकर तो उसमें चावल की क्वांटिटी कम हो जाती है, बराबर। लेकिन खिचड़ी कम होता है क्या? नहीं, क्यों? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सब्जी और अदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसके अंदर डलता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हम जितने ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे सामने आपको टोटल उतना अमाउंट मिलना चाहिए। आई बात समझ में? अगर हमने एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यूज किया, बराबर, तो उसका एक हाइड्रोजन का जो मास है, बराबर, दो हाइड्रोजन का जो मास है और एक ऑक्सीजन का जो मास है, उन दोनों का टोटल मास मुझे वाटर के एक मॉलिक्यूल में मिलना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट है, बराबर, वो 50 किलो का है, कोई 55 किलो का है, कोई 60 केजीज का है। इन तीनों को मैं अगर एक साथ एक जगह पे खड़ा करूं तो टोटल वेट कितना दिखाएगा मुझे? तीनों को प्लस करने पे जितना आएगा उतना अपने को मिल जाएगा, बराबर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। आई बात समझ में? सेम इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर हम चीजों को काटें, टुकड़े करें, बराबर, ठीक है ना, तो उसका जो टोटल वेट होगा वो सब में बढ़ जाएगा, बराबर। मानो 30 किलो का एक कोई वस्तु है, बराबर, ठीक है ना, वो कद्दू आता है ना बड़ा वाला, वो कद्दू अगर हम उसको काटते हैं, 3 टुकड़े उसको करते हैं, बराबर, सब 10-10 किलो का बन जाएगा, बराबर। उनको प्लस करेंगे तो वापस मुझे 30 किलो का कद्दू मिलेगा। आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये हुआ, यूनिवर्स में हम कोई भी एटम को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम कोई नया एटम अचानक हवा में से कोई आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले से होगा वही हमें मास इंक्लूड करेगा, बराबर, ठीक है ना। अगर उसके मास में कोई कमी आ रही है तो कोई सब्सटेंस या तो वेपराइज हो जाता होगा, बराबर, या फिर वो किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाता होगा, बराबर। इसलिए उसके मास में हमें कमी आता हुआ दिखाई देता है। दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी आपको पता है हमारे यहाँ, हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है, बराबर। दूसरे सोलर सिस्टम से एक उल्का पिंड, एस्टेरॉइड्स, हमारी तरफ आ गया है, आ चुका है, बराबर, मार्स तक पहुंच गया है वो, बराबर। लेकिन वो अर्थ पे नहीं आने वाला, वो मार्स से आगे सीधा सीधा और स्ट्रेट चला जाएगा, बराबर, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट जो है उसको अलग अलग तरह के टेलीस्कोप से उसको देख रहे हैं और उसके अंदर क्या सब्सटेंस है इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक्सरे मेथड, स्पेक्ट्रम मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड के हम इस्तेमाल करते हैं, बराबर, क्योंकि हम वहाँ जाके तो देख नहीं सकते ये किसका बना हुआ है, चलो भाई देख लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। वो तो 1 सेकेंड में 70 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा है, 1 सेकेंड में 70 मीटर्स, यानी बहुत ज़्यादा वो उसकी स्पीड चल रही है, बराबर। तो उसके आसपास भी कोई जा नहीं पा रहा है। तो इस तरह से उसे हम कैसे, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है? तो साइंटिस्ट यहाँ पे आपको रिपोर्ट दे रहा है, वही नासा का रिपोर्ट आ रहा है कि उसके अंदर पानी मिला हुआ है। तो कोई जाके थोड़ी चेक किया वहाँ पे पानी है, बराबर। मंगल ग्रह में पानी है तो वही कुछ जाके थोड़ी चेक किया वहाँ पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ हम अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रम मेथड।
बराबर, ठीक है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर वो चीज किस चीज का बना हुआ है। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भैया ये पानी से बना हुआ है, जैसे कि सैटर्न का जो रिंग्स है, सैटर्न ब्यूटीफुल प्लैनेट, पता है ना आपको, बराबर, तो उसके जो रिंग्स है वो आइस के बने हुए हैं, बराबर। तो अभी वो आइस ही है, कैसे पता, कौन गया वहां देखने के लिए, आई बात समझ में। तो ये सब चीजें साइंस ने अलग अलग टेक्निक बना के रखे हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है। बट बात ये है कि ये वही पानी है जो हमारे अर्थ में मिलता है, समुद्र में भरा हुआ है, वही वहाँ शनि के रिंग में बना हुआ है, सैटर्न के रिंग में बना हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, ये वही पानी है जो वही पानी है। क्या कोई अलग मॉलिक्यूल है? नहीं। पूरे यूनिवर्स में अगर हमें कहीं वाटर मिलेगा तो H2O ही होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ये दोनों मिलेंगे तो पानी बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो पानी बनेगा, समझ में आया, ठीक है ना। तो इसलिए पूरे यूनिवर्स के अंदर वाटर का जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, वो हमेशा फिक्स रहेगा। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, हम हमारे सांस में एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, आपने पढ़ा हुआ है, बराबर। तो इसका मतलब कार्बन के कितने एटम्स हुए, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हुए, 2। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके एटम्स कौन से रेशियो में होंगे, ऑक्सीजन इज टू कार्बन 1:2, बराबर। ऑक्सीजन का एक एटम और कार्बन के कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम हर जगह पे सेम मिलेंगे, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब आप बोलोगे सर उल्टा कुछ और हो जाए तो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, वो एक अलग सब्सटेंस बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप सांस में लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपका दम घुटेगा लेकिन आप मर नहीं जाओगे, बराबर, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन मिलने पे जिंदा हो जाओगे। लेकिन भाई कार्बन मोनोऑक्साइड अगर चला गया ना तो मर जाओगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा होता है, इसके अंदर ना एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हमारे लंग्स में जाएगा ना तो हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी है उसमें से वो ऑक्सीजन को खींच लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और नाक से बाहर आ जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। तो अभी अंदर तो ऑक्सीजन बचा ही नहीं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज्यादा पॉइजनस गैस है। आई बात समझ में। धुएं में ज्यादा देर रहते हैं तो चक्कर आने लगता है, बराबर, ठीक है ना। क्यों भाई, वो इसलिए क्योंकि धुआं जब आपके अंदर जाता है तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे आपके अंदर गया वो आपके अंदर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, बराबर, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इंसान जो है बेहोश हो जाता है। इसलिए कोई बेहोश होता है तो बोलते हैं जगह करो, हवा नहीं दो, हवा नहीं दो, मतलब ऑक्सीजन आने दो उसको। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा तो फिर वो थोड़ा चेतना में आ जाता है, लाइव हो जाता है, लाइक दैट। बोलो, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया, मास और प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द masses can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. We can verify by doing this activity. ये एक एक्टिविटी दिया है, बोलते हैं कि हम कोई भी मास क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक्टिविटी क्या है देख लेते हैं। टेक 1.25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट in an ignition tube and flask as A. Take 1.43 gram of sodium carbonate in the conical flask and mark it as B. Make the arrangement as shown in adjoint figure. Measure the weight. Now tilt and swirl the flask. Now measure the measure. Conclusion. Mass of the flask does not change after chemical reaction. इन दोनों को हमने एक साथ रखा, इनका वजन किया, वेट किया, इनको हमने मिक्स किया दोनों केमिकल को, तो नया सब्सटेंस बन गया, और फिर से हमने इस जार का वेट किया। दोनों कंडीशन में ही नए सब्सटेंस बनने के बावजूद भी हमें सेम वेट मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन से मास में कोई चेंज होता नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, क्लियर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये मैंने अभी H2O का आपको एग्जांपल बताया, ये वही समझा रहा है।
बराबर, ठीक है ना, कि भाई H2O जो है बराबर वो इस रेशियो में होते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो आपका रेशियो दिया हुआ है ना, बराबर ये नंबर का है। मैंने आपको जो समझाया H2O हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, वो नंबर का है, जबकि मास जो है वो अलग होता है। तो अब आपको ना थोड़ा सा एक टेबल जो है वो याद रखना है, बराबर वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। उस टेबल के अनुसार हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास 1U होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक मास 8U होता है, बराबर। एट यू होता है। तो अब आप देखिए यहाँ, इसलिए इसका जो रेशियो हमने दिया है वो 1:8 आपको दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो रेशियो है वो कितना है, 1:8। ये किसका रेशियो दिया है आपको, मास का। नंबर का रेशियो तो अलग है, बराबर, वो तो है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में है जो हम लॉजिकली समझते हैं, बराबर। लेकिन अगर मास का रेशियो बोले तो आपको ये लिखना है, बराबर, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बराबर, एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स टुगेदर टू मेक 9 ग्राम ऑफ वाटर। इसका 8 ग्राम, इसका 1 ग्राम, दोनों को मिक्स करेंगे तो 9 ग्राम हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, 9 ग्राम होगा। इस तरह से बोलिए, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, so the law stated by Prostituta that in a chemical substance the element are always present in a definite proportion by mass। नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है जॉल डेल्टन। जॉल डेल्टन was born in Epworth Weaver's family in 1766 in England। He began his career as a teacher at the age of 12। 7 years later he become school principal। In 1793 Dalton felt for left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in the college। He spent most of his life there teaching and researching। In 1808 he presented his atomic theory which was a turning point to the study of the matter। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब उसने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या लिखा है, 6 पॉइंट है, आपको लर्न रखना है, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल द मैटर्स वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, तीनों के बारे में मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा, इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी may be stated as follows: all matters is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions। Atoms are invisible particles which cannot be created nor be destroyed। Chemical reaction: atoms of given elements are identical in mass and chemical properties। Atoms of different elements have different masses and chemical properties। Atoms combine in ratio of small whole numbers to form compound। The relative numbers and the kind of the atoms are constant in a given compound। ये 6 पॉइंट है, एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले ऐसा कहा गया है, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम which participate in chemical reaction। बराबर, देखो आप, जैसे वाटर है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर 2 एटम्स आपको मिले, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो दोनों जब कंबाइन होते हैं तभी आपको वाटर मिलता है। ऐसे ही Na और Cl, Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोरीन। बराबर, सोडियम और क्लोरीन जब मिलता है तो बनता है NaCl, जिससे बनता है हमारा नमक, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो आज खाने जाना, खाना खाने बैठना तो मम्मी को बोलना, मम्मी थोड़ा सोडियम क्लोराइड देना, आज ही पढ़ के आया हूँ, याद रखने के लिए क्या लेके आना, सोडियम क्लोराइड। मम्मी आज खाने में सोडियम क्लोराइड कम है, तो मम्मी बोलेगी ले एसिड ले ले ठीक है ना। तो मम्मी को बताना, मम्मी वो एसिड नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है, यस, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इनके जो मॉलिक्यूल्स है, बराबर, वो टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। दूसरा आपका आता है
एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बराबर, तो उसमें भी कोई भी एटम जो है वो न बनाया जा सकता है और ना ही हम कोई एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मान लो भाई गोल्ड है, ठीक है ना, तो हमें पता कैसे चलेगा भाई जो ऑर्नामेंट है वो गोल्ड का ही है, बिकॉज गोल्ड जो है पूरे यूनिवर्स में सेम होंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे सेम होंगे। बराबर, आप बड़ा पीस लो गोल्ड का या गोल्ड का एक छोटा सा एटम लो, दोनों का ही केमिकल रिएक्शंस सेम ही होने वाले हैं, बराबर। इसलिए एटम्स का जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो सब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के जैसा ही होता है। जैसे कि आयरन जो है उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो अगर मैंने आयरन का एक एटम लिया तो मैग्नेट उस छोटे आयरन के पीस को भी अट्रैक्ट करेगा, बराबर, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट नंबर आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं गोल्ड लेता हूँ और आयरन लेता हूँ, उन दोनों की मैं प्रॉपर्टी चेक करूं तो उन दोनों की प्रॉपर्टी हमेशा अलग अलग आएगी, बिकॉज वो दोनों क्या है, अलग एलिमेंट्स है, वो दोनों अलग एलिमेंट्स है। फिफ्थ नंबर, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। होल नंबर जैसे अभी आपने देखा H2O, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 लिखा, बराबर। O का क्या लिखा, 1 लिखा, 1 लिखते नहीं है, 1 होता है, इसके लिए 1 लिखते नहीं है, बराबर। यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट हमारा मॉलिक्यूल किसी तरह से हो सकता है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि एटम जो है वो हमेशा कौन से नंबर में जुड़ते हैं, होल नंबर में जुड़ते हैं, फ्रैक्शन में कभी एटम होता नहीं है। द रिलेटिव नंबर्स एंड द काइंड ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने वाटर का बताया आपको, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे होंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होंगे, समझ में आया आपको। तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं, बराबर। अगर नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाए तो अलग कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ बिग एटम्स आर। एटम्स कितने बड़े होते हैं। द एटम इज अबाउट 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर इन साइज, बराबर। मतलब 1 मीटर का 10⁻10 पावर, तो कितना हुआ, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। तो 10 जीरो वाला टर्म कौन सा होगा, 1000 करोड़। तो 1 मीटर का अगर हम 1000वां करोड़ करते हैं, 1000 पार्ट, 1000 करोड़ पार्ट, बराबर, 1 करोड़, फिर ऐसे 1000 करोड़ पार्ट करते हैं 1 मीटर का। ये बेंच आपका लगभग 1.5 मीटर का है, बराबर। तो तब जाके आपको एटम का साइज मिलेगा। सो इट इज वेरी टाइनी, बराबर। तो हमारी आंखों से उसे देख सकते हैं नहीं है, बराबर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज। अलग अलग एटम अलग अलग होते हैं, कुछ एटम्स थोड़े बड़े होते हैं लेकिन फिर भी वो हमें आंखों से दिखाई तो नहीं देंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज by far least massive of the particles, that is 9.11 10⁻13 kg with a negative electrical charge, and the size that is too small to be measured using available techniques. Atomic radius is measured in nanometers, बराबर। that is 1 nanometer is equal to 10⁹9। 10⁹9, 9 को हम कहते हैं नैनो, 8 को कहते हैं ऑक्टा, याद आया। 7 होते हैं तो सेप्टा, बराबर। 6 होते तो हेक्सा, बराबर। 5 होते तो पेंटा, है ना। 4 होते तो क्वार्टर। कितना हंसते हैं बोलो, ये गुजरात में ना ये क्वार्टर बोलने से ही बड़ा हंसी आता है तुम लोगों को। हाँ, इतने देर में नहीं हंस रहे थे। पेंटा हुआ, सेप्टा हुआ, हेक्सा हुआ, नहीं क्वार्टर में हंसना जरूरी है। यहाँ देखिए, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹9 मीटर, याद रहेगा ना।
इमेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बराबर, ठीक है ना। देखने पर ऐसे धब्बे धब्बे आपको दिखाई देंगे क्योंकि इसको बहुत ज्यादा जूम करके हमने देखा है। अब डाल्टन जो था ना बराबर, ठीक है ना, उसने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सिंबल बनाया बराबर। देखो ये हाइड्रोजन का ऐसा सिंबल बनाया बराबर, और कार्बन का ऐसा सिंबल बनाया, फॉस्फोरस के लिए ऐसा बनाया, सल्फर के लिए ऐसा बनाया बराबर, ठीक है ना। अभी उसने बना तो दिया लेकिन ज्यादातर लोग इसको याद नहीं रख सकते। अभी ऐसा सिंबल कैसे याद रहेगा? अच्छा चलो याद कर भी लिया तो तुमको अगर हर बार लिखना पड़े तो तुम सिंबल हर बार कैसे बनाओगे? तो एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं बराबर। यहाँ पे जी लिखना है, वो भूल गया जी लिखना, तो गोल्ड का बन गया मर्क्यूरी। बाकी देखो सिंबल सेम है बराबर। मर्क्यूरी और गोल्ड में ना जो मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत सा सेम होता है। तो साइंटिस्ट जो है बराबर, उन्होंने मर्क्यूरी में से गोल्ड बनाया हुआ है, मर्क्यूरी में से गोल्ड बनाया हुआ है बराबर, साइंटिफिकली बराबर वो पॉसिबल है। तो इस तरह से है, लेकिन इनको याद रखना जरा मुश्किल था, इसलिए इन्होंने ऐसा करा कि भाई हम इसको है ना इंग्लिश अल्फाबेट के तौर पे ही याद रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O। ऑक्सीजन का सिंबल याद है आपको? नहीं याद है, लेकिन आप उसका सिंबल लेटर में तो बता सकते हो ना, सर O है बराबर। तो इसलिए ये याद रखना आसान था, इसलिए मॉडर्न सिंबल जो है एलिमेंट का हम इस तरह से यूज करते हैं। मॉडर्न सिंबल जो हमारा दिया हुआ है बराबर, वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये एलिमेंट्स को सिंबलाइज और उसकी यूनिट्स वगैरह जो है वो देता है। वहीं पे सारे रिसर्च होते हैं, और रिसर्च होने के बाद वो इन सारी चीज़ों को वर्ल्ड के सामने लाता है बराबर, ठीक है ना। मेनी आर फर्स्ट one or two letters of the elements are in English. The first letter of the symbol is always written in uppercase and the second letter is lowercase. For example, hydrogen, aluminium. हाइड्रोजन का H जो है हम कैपिटल में लिखते हैं, एल्यूमिनियम का AL जो है बराबर L स्मॉल में लिखते हैं। कोबाल्ट का CO बराबर C कैपिटल O ऐसा हम नहीं लिखते, CO लिखते हैं स्मॉल में, तो कोबाल्ट हो जाता है। अब other symbols have been taken from the Latin word, है ना, Latin, German and Greek word। इन वर्ड्स में से ये जो बाकी के जो वर्ड्स है, जैसे आयरन है बराबर, तो आयरन को हम कहते हैं ना फेरस, तो फेरस जो है ये लैटिन वर्ड है बराबर। आयरन के लिए हमने आई नहीं लिया बराबर, आयरन के लिए हमने Fe लिया है। आयरन के लिए क्या लिया है? Fe, याद रहेगा आपको। Fe जो है वो आयरन देता है। उसी तरह से गोल्ड एंड सिल्वर, सोना चांदी, क्या याद रखना? सोना चांदी AuAg, क्या बोलना? AuAg, सोना चांदी। कैसे याद करना? AuAg, Ag OG, है ना। इसी तरह से AuAg, कैसे बोलना? सोना चांदी। तो याद हो गया आपको, Au यानी गोल्ड, है ना, Ag यानी सिंबल आपको देके रखे हैं। ये आपको कंपलसरी जो है लर्न करना है बराबर। मैं कंपलसरी ये आपको ओरल लूंगा। नाउ हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम्स जो है वो आयंस और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। These molecules or ions aggregate in large number to form a matter that we can see, feel और touch। जैसे आप ये वुडन बेंच पे बैठे हो, तो ये जो वुड है, लकड़ा है बराबर, ठीक है ना, तो इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स मिलके बने हुए हैं। बेसिकली इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है CH और O, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। बेसिकली ये तीन चीजें इसके अंदर हैं बराबर, क्योंकि प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर में से ज्यादातर ये तीन चीज ही लेता है। उसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, बट ये तीन मेजर सब्सटेंस इसके अंदर रहेंगे। तो ये सब कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बने हैं। इस मॉलिक्यूल से पूरा एक बेंच बना हुआ है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। मेरा एक एटम जो है वो हम यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज एटॉमिक मास? अब सबसे पहले हम एटॉमिक मास का कहानी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एटम को बराबर, ठीक है ना। फिर हम ये टॉपिक पे आते हैं
देखिए कोई भी एटम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका ना एक सेंटर होता है और उसके बाहर जो है ऑर्बिट होता है, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, है ना, अलग अलग ऑर्बिट होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी सबका अलग अलग ऑर्बिट होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है सामने आपको उतना प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एन, बराबर, ठीक है ना। तो ये जो एन होता है, बराबर, ये न्यूट्रल होता है, इसमें प्लस माइनस कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहते हैं, बराबर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो अब बहुत आसानी से खोजा गया था, बराबर, लेकिन ये दोनों खोजने के बाद न्यूट्रॉन बहुत सालों बाद खोजा गया। क्यों, क्योंकि वो चुपचाप था, उसके कोई चार्ज नहीं था, बराबर, ठीक है ना। तो लोगों को पता ही नहीं चला, साइंटिस्ट को पता ही नहीं चला कि ऐसा एक और पार्टिकल है, बराबर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे बन गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। समझ में आ गया। अब एटम का जो एक्चुअल मास होता है, एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के लिए होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जनरली प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका ना नंबर सेम ही होता है, बराबर, ठीक है ना। कुछ कुछ में अलग भी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। जितने माइनस होगा उतना ही प्लस भी होना चाहिए ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो हमेशा सेम नंबर में होते हैं। उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बराबर। अब एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम प्लस करेंगे तो आपको एटॉमिक मास मिलेगा। क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका एटॉमिक मास जो है वो होता है 1। एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में देखो तो ऑक्सीजन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। सभी चीजें 8 होते हैं, बराबर, ठीक है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। 8 + 8 क्या हुआ, तो ये क्यों हो रहा है, किसने मारा, बाहर चले जा, वहाँ चले, बाहर चले जा। तो और कौन था, हाँ तो जा, तू भी चल, बाहर जा, बाहर जा, पहले जा। अभी मैं पेरेंट्स से बात कर रहा था, उसके बाद जा बाहर। ये वीडियो चल रहा है ना, जाएगा ना पेरेंट्स के पास, जा, पता चले ना कौन कौन है। बता, तो ये आपका हो गया एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन के लिए, और एटॉमिक मास आपका कितना हो जाएगा, 16। आई बात समझ में। अब सबसे कम क्या था, 1 था, हाइड्रोजन था। तो पहले ना साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को ही जो है बेच दिया, भाई हाइड्रोजन से जितना भारी होगा उसका एटॉमिक मास उतना ज्यादा होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आया। फिर कार्बन जो है, कार्बन जो है उसको हमने एज ए यूनिट ले लिया। अब कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होता है, तीनों 3, 6 टाइम्स होता है, बराबर। तो सेंटर में P कितना हुआ, 6, N कितना हुआ, 6, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, 6 + 6 12 हो गया। तो इस तरह से कार्बन के जो एटम्स हैं उससे कोई कितना ज्यादा है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 112 से डिवाइड कर देते हैं। कार्बन का जो मास है, दूसरा सब्सटेंस, मान लो कि हम कोई दूसरा सब्सटेंस ले रहे हैं, लिथियम ले ले रहे हैं, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है,
कार्बन के साथ उसको कंपेयर करते हैं और उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको उसका एटॉमिक मास मिल जाता है। तो लिथियम का एटॉमिक मास इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बराबर। तो एक बार फटाफट हम इसको रीड कर लेते हैं। फ्रॉम 1961 द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट इन कार्बन 12 आइसोटॉप वाज chosen as the standard reference for measuring the atomic mass. One atomic mass unit earlier behave as a AMU, पहले उसको एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या करते थे, एब्रिविएट यानी शॉर्ट में लिखते थे AMU, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज नाउ रिटन एज U। तो अब हम उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। U अनडिफाइंड मास है ना, यूनिफाइड मास Dalton's dA is equal to exactly 1/12 of the mass of one carbon atom, बराबर। तो वन एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का जितना मास है उसको 12 से डिवाइड कर दो, वो वन एटॉमिक मास लेते हैं। लेकिन एटॉमिक मास को अभी हम क्या करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मास। The relative atomic mass of all the atoms have been found with respect to the atom of carbon 12। कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं, बराबर। देखो कोयला भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन ही है, बराबर, ठीक है ना। तो अभी ये तीनों का अलग अलग तो कार्बन है, बराबर। तो हम पता कैसे चलेगा, तो हम कार्बन के वो एलोट्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 12 है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे के सारे 6 हो, वो वाले कार्बन के साथ हम सबको कंपेयर करते हैं। ऐसे एक टेबल आपको 4th चैप्टर में दिया हुआ है, बराबर। यहाँ आगे के टॉपिक समझने के लिए ये चीज हमें लर्न होना जरूरी है, बराबर। तो ये फटाफट हम लोग एक बार लर्न करते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया है सिंबल, जैसे हाइड्रोजन है तो मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर इसका क्या है 1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1, और न्यूट्रॉन कितना है, नहीं है, 0, बराबर, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया भाई हमारा जो एटम होता है वो हमारे सोलर सिस्टम जैसा होता है, बराबर। तो इसके अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, बराबर। तो ये आपका सेंटर हो गया, तो ये अलग अलग ऑर्बिट्स है, बराबर। हमें जनरली 4 ऑर्बिट तक का पढ़ना है। इन ऑर्बिट का नाम होता है, फर्स्ट ऑर्बिट को K L M N ऐसा कहा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट को K फिर L M N ऐसा कहा गया है। अब इसके अंदर एक रूल लगता है, बराबर। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बराबर। अब ये जो मैं नंबर आपको लिख रहा हूं, ये नंबर जो है एक खास फॉर्मूला से आता है। ये फॉर्मूला होता है। n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, ये कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट, तो n की जगह कितना लेना है 1। तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 1 लिखते हो तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा 2। सेकेंड ऑर्बिट तो आपका क्या हो जाएगा, n की जगह पे आपको लिखना है 2, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप 3 लिखते हो तो 2 × 9 तो ये हो जाएगा 18, और 2 4 का स्क्वायर 16 2 जा 30। सर ये तो मैक्सिमम और इससे कम भी मिल सकता है, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, कम तो हो जाएगा ना, कम तो होना ही है, बराबर। लेकिन मैक्सिमम इतने हैं। मान लो सब अरेंज करने के बाद अगर हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बच गए तो हम उसको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे कि ये रहा आपका सोडियम, बराबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स दे सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो अभी कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बचा कितना 1, तो वो थर्ड ऑर्बिट पे चला जाएगा, बराबर, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा पता है, प्रॉब्लम आएगा आपका इस एलिमेंट पे, पोटेशियम पे, जिसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 दे दिया, सेकेंड ऑर्बिट में 8 दे दिया, तो कितने बचे अभी 9। तो थर्ड ऑर्बिट में हम कितने दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18। तो मैं 18 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स इसमें नहीं दे सकता, दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा
क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो ये लास्ट ऑर्बिट बन जाएगा, बराबर। अब लास्ट ऑर्बिट के लिए रूल लगता है ऑक्टेट, डुएट रूल या ऑक्टेट रूल। अगर जैसे हाइड्रोजन है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट ही है, बराबर, ठीक है ना, तो उसके अंदर डुएट रूल लगता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑर्बिट ही अगर लास्ट ऑर्बिट है तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऑर्बिट है तो वो अगर लास्ट ऑर्बिट बन रहा है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किससे ज्यादा? 8 से ज्यादा। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है पता चला है ना? इन एन एटम लास्ट ऑर्बिट number of electron cannot exist more than 8. In last orbit number of electrons cannot exist more than 8. इसलिए यहाँ मैं 9 नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन में फोर्थ ऑर्बिट में डाल दूंगा। समझ में? तो इस रूल को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल, बराबर। उसी तरह से अगर मान लो किसी के अंदर 25 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा? तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो सेकंड में कितने हो गए? 10। अभी बचा कितने? 15। तो यहाँ तो कितना है? 18। तो अभी कैसे दूंगा? पंद्रह दे सकता हूं तो कितने दूं? 8 8 का ही जाएगा, बचा 7, वो लास्ट में 8 देके स्टॉप, फिर नेक्स्ट। बोलो, आ रहा है समझ में आपको? बराबर। तो इस तरह से हमारा जो है एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, बराबर। इसको कहते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या क्या आपको याद रखना है? इसके अंदर 3 पार्टिकल्स आपको पहले तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बराबर, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? 2 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? याद हो गया आपको? बराबर। चार्जेस, ऑपोजिट चार्ज किसके होते हैं? ऑपोजिट चार्ज किसके होते हैं? ऑपोजिट चार्जेस किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है ना? न्यूट्रल चार्ज किसका होता है? न्यूट्रॉन का। एन कॉमन है ना, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रॉन। समझ में आ गया आपको? बराबर, ठीक है ना। ओके। अब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में फिर से फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करते हैं, बराबर, ठीक है ना, उसके लिए हम कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं? कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं? याद रहेगा, ठीक है। ओके। तो ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम से ये टेबल बना हुआ है, पता चला आपको? बट आपको याद क्या रखना है, उस टॉपिक पे आते हैं। आपको ये जो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आपको याद रखना है। अब ये जो है, ये नंबर वाइज देकर रखा है ना, नंबर वाइज, तो इसे आपको याद रखना है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे? हम तो भूल जाएंगे। तो हमें इसको इस तरह से याद रखना है। मैंने इसके एक न्यूमेरिक बनाया है, बराबर, ठीक है ना। एक छोटा सा एक सेंटेंस, वो सेंटेंस अगर आपको याद रखोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, वो लोग क्लास इलेक्शन में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को टपली मार रहे थे। उनके पेरेंट्स को आपको कॉल करके कंप्लेन करनी है। पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा है? हाय, ही लाइक्स बियर बट कुड नॉट ऑफर फुल 9 स्वीट्स। ठीक है, हाय, ही लाइक्स बियर। बोल, अभी बियर के साथ स्वीट कौन खाता है? बट खाता है, अपने को याद रखना है।
बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइंस पढ़ने के लिए बराबर ये चीजें अपने को याद रखने का है भाई। बियर के साथ खाने का स्वीट्स कुड नॉट ऑफर, लेकिन ऑफर नहीं कर पाता है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ही लाइक्स बियर बट, हाँ तो इसमें जो सीक्वेंस आएगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आया? तो आपको खाली ये लाइन याद रखना है, हर बार दिन में थोड़ी थोड़ी बोलते रहना है, टेक्स्ट बुक जहाँ वहाँ लिख के रखना है, बराबर, ठीक है ना। और आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। हाई यानी HI हाइड्रोजन, ही लाइक्स हीलियम लिथियम, है ना, बियर बेरिलियम, बट बोरॉन वुड नॉट ऑफर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फुल 9 स्वीट्स, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका आ जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे नीचे। Naughty Maggie always sings a perfect song clearly around King Charles. बराबर, Naughty Maggie always sings perfect song clearly around King Charles। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये दो सेंटेंसेस जो है वो आप लोग नोटबुक के पेज पे लिख लोगे जहाँ पे ये दिया हुआ है, बराबर, ठीक है ना। और इसको आप याद करना, तो आपको ये 20 के 20 एलिमेंट्स 1 सेकंड में याद हो जाएगा। हाँ